हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है भाभी नहीं बदली, हालात बदल गए हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। सरिता की सास ने कहा, अरे बहू, तुम्हारी छोटी बहन का फ़ोन आ रहा है, एक बार बात कर लो। खाना बनाने की तैयारी बाद में कर लेना। जब से तुम मायके से होकर आई हो लगता है तुमने उससे बात नहीं की। घर के काम तो सारा दिन चलते रहते हैं, एक बार बात कर लो अपनी बहन से। वह भी काफ़ी दिनों से मायके नहीं जा पा रही है, इसलिए हो सकता है कि तुमसे बात करके मायके का हालचाल जानकर अपनी यादें ताज़ा करना चाहती हो। वैसे भी जब से तुम दोनों की माँ इस दुनिया में नहीं रही तुम कभी कभी ही मायके जा पाती हो। तुम भी इस बार काफ़ी दिनों बाद मायके जाकर आई हो, इसलिए तुम्हारी छोटी बहन बहुत उतावली हो रही है, मायके के समाचार जानना चाहती होगी। सरिता ने अपने हाथ धोए और तौलिए से पोंछकर कमरे में फ़ोन लेकर चली गई। बेड पर बैठ गई। सरिता ने देखा आज फिर कल की तरह फ़ोन पर उसकी छोटी बहन की बहुत सारे मिस कॉल थे। सरिता अपनी छोटी बहन कविता के स्वभाव से बहुत अच्छे से जानती थी। वह जहाँ सरिता एकदम सीधी सादी और मिलनसार थी, सबके हालातों को समझकर दुख दर्द बांटती थी, वहीं कविता तेज और मतलबी स्वभाव की थी। जब दोनों बहनों की माँ जिंदा थी उन दोनों का हर छोटे मोटे काम में मायके आना जाना लगा रहता था। भाई पापा के साथ ही बिजनेस करता था। दोनों बाप बेटे ने बिजनेस को अच्छे तरीके से संभाल रखा था। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सरिता की माँ और उसकी भाभी जब भी दोनों बेटियां घर आती उनको खूब सारा सामान देकर विदा करती। सरिता जहाँ हर बार माँ और भाभी को इतना अधिक खर्च करने से मना करती, वहीं कविता हर बार मायके जाने पर अपनी नई नई डिमांड रख देती। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए भाभी भी कविता को लाडली ननद बोलकर कोई भी चीज़ देने में कंजूसी नहीं करती थी। कविता की पसंद का सामान भाभी मिनटों में लाकर उसके सामने रख देती और मुस्कुराकर बोलती, और फरमाइए मेरी छोटी लाडली ननद, आपकी ख्वाहिशें पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है। आखिर बेटियों को देने से ही तो घर में बरकत आती है, तभी तो आपके भाई का धंधा इतना अच्छा चल रहा है। यह सब आप दोनों बहनों की दुआओं का ही तो असर है। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कविता और भी ज़्यादा इतरा जाती और अपनी माँ से बोलती, माँ, भाभी सच ही तो कह रही है, अगर आप बेटियों को 4 गुना दोगे तो भगवान आपको 8 गुना करके वापस लौटाएगा। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। इस हंसते खेलते संपन्न परिवार में भी दुखों ने अपनी दस्तक दी। सरिता की माँ को एक असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया। सरिता की माँ आए दिन बीमार रहने लगी। सरिता का भाई और पापा सरिता की माँ को हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल दिखाने ले जाते, बहुत इलाज करवाए, लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया। डॉक्टरों को दिखाने के लिए कभी सरिता के पापा तो कभी भाई को साथ जाना पड़ता था। सारा दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद सब बिजी रहने लगे। तनाव और अवसाद में दोनों बाप बेटे बिजनेस पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था और ऊपर से सरिता की माँ की बीमारी में लाखों रुपया खर्च हो रहा था। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी सरिता की माँ को बचाया नहीं जा सका। परिवार दुखों और दर्द से टूट चुका था। पत्नी के चले जाने और बिजनेस के चौपट हो जाने से सरिता के पापा गुमसुम और बीमार रहने लगे। भाई ने अपनी टूटी हिम्मत वापस समेटकर फिर से बिजनेस को संभालने की पूरी कोशिश की। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भी सरिता की भाभी ने हिम्मत करके घर संभाल रखा था। अपनी दोनों ननदों को वह हर बार त्योहार पर फ़ोन करती। माँ के जाने के बाद दोनों बहनें जब मायके आती तो भाभी का पहले की तरह कविता को बहुत अधिक उपहार नहीं दे पाना उसे अखरता। कविता सरिता को सामने सुनाने लगी, देखो दीदी, माँ के जाने के बाद भाभी कितनी बदल गई है। बस माँ के सामने ही हमारी चापलूसी करती थी,
ताकि उनकी नज़रों में अच्छी बनी रहे। आजकल हमारी विदाई में भाभी ढंग की साड़ियाँ भी नहीं देती। पहले तो माँ के सामने हमारे सिर में तेल लगाती थी, कहती थी बताइए दीदी क्या दूँ, आपको क्या चाहिए, और अब माँ के जाते ही पैसों पर कुंडली मारकर बैठ गई। 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हमारे ऊपर। सरिता को कविता की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता, उसे बहुत बुरा लगता। वह कविता को डांटते हुए कहती, कविता तुझे मालूम नहीं है कि घर के हालात क्या हैं। माँ पर लाखों रुपया खर्च हुआ है, भाई का बिजनेस चौपट हो चुका है, पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं। परंतु कविता को तो हर बात का जवाब देना आता था। कहती, रहने दो दीदी, इतने सालों से भैया पैसे जमा कर रहे थे, यह सब तो नाटक है ताकि हम लोगों के ऊपर पैसे ना खर्च करने पड़े। इन लोगों की नीयत सही नहीं रही। अब माँ के जाने के बाद हमें कुछ देना नहीं चाहते। अब मायके आने का कोई फायदा नहीं। सरिता चाहकर भी कविता को कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। कविता ने तो मायके जाना भी बंद कर दिया था। आज फिर जब सरिता मायके से वापस आई तो वह समझ गई कि कविता उसे बार बार फ़ोन सिर्फ यही जानने के लिए कर रही है कि मायके से वापस लौटते समय भाभी ने उसे क्या क्या दिया। इसलिए सरिता उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। सरिता के पास कविता की ऐसी बेकार बातों का कोई जवाब नहीं था। जो लड़की अपने मायके के हालात को नहीं समझ पा रही थी, उससे बात करने में सरिता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरिता यह बातें सोच ही रही थी, तभी उसका फ़ोन फिर से बज उठा और सरिता ने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लिया। जैसी उम्मीद थी वैसा ही कविता ने सवाल भी पूछ लिया, अरे दीदी, आप तो फ़ोन उठाना ही बंद कर गई। मायके जाकर क्या आई, 4 दिन में छोटी बहन से बात करना भी बंद कर गई। आखिर भाभी ने आपको ऐसा क्या दे दिया जिसे आप अपनी छोटी बहन से भी छुपाना चाहती हैं। सरिता बोली, देखो छोटी, सबसे पहली बात तो हम मायके अपनों से मिलने जाते हैं, पैसों की गठरी बांधने नहीं। परंतु तुम्हारे लिए तो मायके जाने का सिर्फ एक ही मतलब है, ढेर सारे सामान की गठरी बांध कर लाना। तुमने कभी रिश्ते और जज्बातों को समझा ही नहीं, सिर्फ कीमती सामानों पर तुम्हारी नज़र रही। तुमने कभी भैया भाभी के हालात को समझा ही नहीं, उनके प्यार और अपनेपन को देखा ही नहीं। तुम्हें तो बस भाभी की दी हुई महंगी महंगी साड़ियाँ नज़र आती हैं। उनकी आंखों में जो दर्द छुपा है, तुमने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। कविता, मायके की स्थिति को समझो, कम से कम इस समय पर तो भैया भाभी का सहारा बनो। तुम कह रही थी ना कि भाभी बदल गई हैं, माँ के जाने के बाद वह हमें कुछ भी देना नहीं चाहती। कविता, भाभी नहीं बदली, हालात बदल गए हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उन लोगों का घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है। भैया का बिजनेस वापस खड़ा करने के लिए भाभी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं। जिस भाभी के गहने भी गिरवी पड़े हों, तुम उस भाभी से महंगे सामान की उम्मीद रखती हो। तुम्हें तो इन मुश्किल हालात में उनका साथ देना चाहिए और तुम सिर्फ अपने लिए ही सोच रही हो। छोटी, तुम्हारी सोच बहुत खराब है। भाभी बहुत दुखी होते हुए कह रही थी कि हमारे हालात ठीक नहीं रहे, हम गरीब हो गए, तो कविता दीदी फ़ोन भी नहीं करती। मैं करती हूँ तो रिसीव नहीं करती। अगर आपसे बात हो तो उससे कहना कि उसकी अपनी भाभी उसे मायके बुला रही है। सरिता की ऐसी बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन बातों को समझने में बहुत देर कर दी। मैं मेरी माँ समान भाभी का प्यार पाने के लिए कल ही मायके जा रही हूँ। सरिता को यह सोचकर तसल्ली थी कि चलो, कविता को देर से ही सही लेकिन रिश्तों की कदर तो हुई। दोस्तों, यह सच है कि बहन बेटियां लेन देन की भूखी नहीं होती। वह मायके से प्यार और दुलार लेने जाती हैं, लेकिन यथासंभव जैसी हैसियत हो बहन बेटी को देना भी चाहिए। अगर बहन बेटियां खुश होती हैं तो हमारे धन मान और संतान में वृद्धि होती है, और यदि मायके के हालात ठीक नहीं हैं तो बहन बेटियों को भी अपने लालच को साइड में रख कर अपने मायके में भाई भाभी माता पिता का साथ देना चाहिए, सहारा बनना चाहिए। दोनों ही घर बेटियों के लिए अनमोल होते हैं, इसलिए दोनों घरों में सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें।
कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।